से नमस्कार, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनावी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव किस करवट बैठता है, राजनीति किस करवट जाती है, वो समय बताएगा। 10 मार्च हो जाएगा, लेकिन इस समय हमारे साथ में दादरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रत्याशी हमारे साथ हैं, उनके परिवार हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि उनके जो प्रत्याशी हैं राजकुमार भाटी जी, वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनकी बड़ी बेटी दीपिका भाटी हमारे साथ हैं। पूछते हैं कि आपके पापा किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। बेसिकली वो विकास पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, रोज़गार पे काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पापा ने भी बताया कि धर्म जो हमारा निजी मामला होता है, ठीक है, तो धर्म को लेके हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि हमारी अपनी अपनी श्रद्धा है और धर्म कभी भी आपको रोटी नहीं देगा, शिक्षा नहीं देगा। धर्म हमारे श्रद्धा का विषय होता है। तो अगर हम शिक्षा बढ़ाएंगे, रोज़गार बढ़ाएंगे, तो क्षेत्र का विकास होगा। तो बेसिकली हम डेवलपमेंट के मुद्दों पे बात करेंगे, एजुकेशन के मुद्दों पे बात करेंगे और हम जॉब्स के मुद्दों पे बात करेंगे, और जो ग्रेटर नोएडा का विकास है इसके मुद्दों पे बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है सर? आशीष है जी मेरा नाम। आशीष जी, आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए कुछ स्पेशल सोचा है आपकी पार्टी ने? जी देखिए, सबसे पहली बात यह कि हमारा एक विजन है कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और ये आज से नहीं, बहुत ही सालों से ये मुद्दा रहा है जो यहाँ पे चलता रहा है। और इसी के विषय में श्री राजकुमार भाटी जी ने एक वादा भी किया है कि जिन कंपनियों के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि वो 200 किलोमीटर तक के युवाओं को रोज़गार नहीं देंगे, उन बोर्डों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये बात समझने का विषय इस तरह से प्रेरित होता है कि जब हम इस इलाके में रहते हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमें रोज़गार भी हमारे इलाके के पास मुहैया होना चाहिए। उससे अगर हम कहीं और जाके रोज़गार को ढूंढते हैं तो हमारा रहने का खर्चा बढ़ता है, खाने पीने का बढ़ता है, प्लस हम अपने परिवार से दूर होकर वहाँ पर रहते हैं। तो हमें रोज़गार हमारे ही इलाके में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो उनकी छोटी बिटिया प्रतिष्ठावती भाटी जी हमारे साथ में। जानते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए वो क्या कहना चाहेंगी। बेटियों की सुरक्षा के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग ये बोलते हैं कि बेटा बेटी बराबर है, लेकिन हमारी बेटियां रात को 7 बजे के बाद नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि सेक्टर्स में या तो लाइट्स नहीं है या फिर सीसीटीवी कैमरेज नहीं है। हम ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे ताकि लड़कियां भी रात को निकल सकें और क्राइम कम हो। तो सुरक्षा पे मैं यही कहना चाहूँगी। और पहले जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर था, उसका अभी पिछली सरकार में तो वो यूज़ में थी, लेकिन अभी उसका कहीं पे भी कोई नाम नहीं है, वो यूज़ में ही नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है, हम वो लेकर आएंगे। जी, तो आप शिक्षा के विषय में क्या कहेंगी? शिक्षा के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ। मैंने जो एजुकेशन ली है वो DU से ली है। वो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है। आई हैव टू ट्रैवल 2 hours वहाँ जाने के लिए। फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता था पढ़ने के लिए। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, ना कोई पब्लिक लाइब्रेरी है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे कैसे एजुकेशन लेंगे। तो बस यही है कि पापा ने ये बोला है कि अगर वो उनको पद में दिया जाता है तो वो एजुकेशन पे बहुत काम करेंगे। यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी खोलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलेंगे, स्कूल्स खोलेंगे, उससे बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, उन्हें ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आसपास में ही उनको पढ़ाई का एजुकेशन का इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होंगे। जी जी, और हम जानना चाहेंगे आप सामाजिक तौर पर कितना जानती हैं भाटी जी को? मैं तो भाई को बचपन से जानती हूँ। मेरे भाई ने बहुत संघर्ष किया, मैं उनकी बहन हूँ। और उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत संघर्ष किया, कंधों पर पेपर ढोए, और उन्होंने मतलब खाने कमाने में कोई बुराई नहीं समझी। जितना भी मैं भाई को जानती हूँ, बहुत ही हमसे सबसे अलग थे। हम 3 बहन भाई हैं, हम सबसे अलग थे वो। मैं तो यही कहती हूँ, मेरे भाई बहनों, उन्हें पहचानो। वो लोगों के लिए 19 बार जेल भी गए हैं, उन्होंने लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया है। वो अभी किराए के मकान में रहते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि अब के साइकिल का बटन दबाकर ही उन्हें विजयी बनाएं। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। जी 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 प्लीज़। मैम, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ यहाँ की। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नाज परवीन है। और मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, राजकुमार भाटी जी से नहीं परिचित थी। और अभी भी मेरा मतलब बहुत फेस टू फेस ऐसा उनसे वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उनको जितना जानती हूँ मतलब उनके नाम से, क्योंकि आज से मतलब 2 साल से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। तो उस महामारी के दौरान जब हमारी वर्तमान जो सरकार थी उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, वो सब अपने अपने घरों में पैक थे और सड़कों में मजदूर टहल रहे थे, वो मर रहे थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी,
उनको मतलब लोगों के पास खाना नहीं था क्योंकि काम बंद हो चुका था। तब मैंने उनको देखा सड़कों पे काम करते हुए, जब उनके पास कोई पद नहीं था, कोई सत्ता नहीं थी उनकी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना पर्सनल सारा खर्चा करके लोगों की इतनी हेल्प करी। हॉस्पिटल में जब जगह नहीं थी, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो परेशान हो रहे थे, तब उन्होंने उनको एडमिट कराया और पर्सनल अपना पैसा खर्च करके लोगों की मदद करी। जो सड़क पे जा रहे थे, जो घूम रहे थे, जो मजदूर अपने घर पहुंचना चाहते थे, उनको अपने खर्चे से उनको घर पहुंचाया, उनको राशन बांटा। तो एक ऐसे सज्जन व्यक्ति को और ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को यदि हम चुन करके समाज में लेके आते हैं, तो आप सोचिए सत्ता जब उनके पास होगी तब वो समाज का कितना विकास करेंगे। जब उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी संपत्ति को मतलब लगा करके जनता की सेवा करी। तो जब उनको सरकार ये दायित्व सौंपेगी तब हमारे समाज का कितना भला होगा। उनकी अपेक्षा जो कि उस संकट की घड़ी में अपने अपने घरों में बंद थे और वो लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, तो इनको मेरे हिसाब से पूरे समाज को लेके आना चाहिए। ऐसे सज्जन और पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को ही हमको चुनना चाहिए। थैंक यू मैम। तो मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया, देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। जिंदाबाद गरीबों की लाठी राजकुमार भाटी, गरीबों की लाठी राजकुमार भाटी, अब की बार राजकुमार, अब की बार राजकुमार। निवेदन करूंगा आप भी 2 मिनट अपनी बात कहें। 2 मिनट। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित राजकुमार भाई साहब, नेश चपराना जी और इनके साथ में आए हुए सभी बाहर से जो भी समर्थक हैं, उन सबका मैं अल्फा 2 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजकुमार भाटी जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग पिछले 20 साल से हम भी देख रहे हैं, अल्फा 2 में रह भी रहे हैं, आप सबके साथ में खड़े भी रहते हैं। तो मेरी एक यही अपील है कि भाई इनका खुद का जनाधार भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के आप इन्हें जाने का काम करें। धन्यवाद। हम सेक्टरवासी सभी का सहयोग से कुछ धनराशि राजकुमार भाटी जी को देंगे। हवाना जी, सभी पूरे सेक्टर की तरफ से। अब मैं अपने शानदार नेता राजकुमार भाटी जी से निवेदन करूंगा, आप अपने विचार रखें। सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष भाई जितेंद्र मावी जी, भाई दिनेश गुजर जी, जयपाल अवाना जी, रामानंद कसाना जी, प्रोफेसर वैसे नाम लेने लगूंगा, देवेंद्र टाइगर जी, आरडब्ल्यू फेडरेशन के अध्यक्ष हैं हमारे बीच में, दीपक भाटी जी हैं। जी को लेना पड़ेगा नाम। सभी सम्मानित साथियों, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव रहता है, मैं आपके यहाँ भी लेट आया हूँ, अभी आगे भी कार्यक्रम लगे हुए, इसलिए मजबूरी है, वरना कई सीनियर लोग हमारे साथ बैठे हैं और आप में से भी कई लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन अगर सबके भाषण कराने लगे तो आज दिन यही खत्म हो जाएगा। समय कम है, मैं केवल ये अपील करना चाहता हूँ। और तो सेक्टरों में, सोसाइटी में आमतौर पर ये धारणा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दावा करते हैं कि भाई इनमें तो हमारी वोट है, और मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है। इन वोटों पर कोई दावा ऐसे कैसे कर सकता है? यहाँ सेक्टरों में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, प्रबुद्ध लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, संपन्न लोग रहते हैं। आपको तो मुद्दे के आधार पर तय करना चाहिए कि आपको किसको वोट देनी है, किसको नहीं देनी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही दो, मेरी पार्टी को। कार्यक्रम, नेताओं का विजन, प्रत्याशी का कैरेक्टर, प्रत्याशी का चरित्र, उसकी क्या व्यक्तित्व है, क्या मुद्दे हैं, क्या कार्यक्रम करेंगे, क्या काम करेंगे, इन सबको समझ के आपको तय करना चाहिए। और अल्फा 2 में तो मेरे अलावा किसी को वोट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं अल्फा 2 का खुद नागरिक हूँ। तो जिस गांव का प्रत्याशी होता है उस गांव की सारी वोट उसे मिलती है, तो मेरा गांव तो अल्फा 2 ही है, ठीक है। तो आपको, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ जरूर। एक तो समाजवादी पार्टी के बारे में लोगों की थोड़ी धारणा होती है, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होती है और ज्यादातर बातें झूठ भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा सारी झूठ है, कुछ थोड़ी सच्चाई भी होती है।
लेकिन मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है जिसके बारे में आप सोचते थे। अब नई सपा है, नई हवा है। अब पार्टी का नेता एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आए हुए अखिलेश यादव है इस पार्टी के नेता, जो समय के साथ बल्कि समय से आगे सोचते हैं और जिनका विजन है नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हैं। ये इस बात का सबूत ये है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 18 लाख लैपटॉप बांटे बच्चों के लिए। विश्व रिकॉर्ड है, दुनिया की किसी सरकार ने इतने लैपटॉप नहीं दिए। क्यों दिए? पहले समाजवादी पार्टी कंप्यूटर का विरोध करती थी, अंग्रेजी का विरोध करती थी। तो आपको इस बात से समझ जाना चाहिए कि अब समाजवादी पार्टी का नेता नौजवान, पढ़ा लिखा, प्रोग्रेसिव सोच का व्यक्ति है। वो टेक्नोलॉजी में इन लोगों से भी आगे है जो लोग जिन्हें आप वोट देते हो। दूसरी बात, जब अखिलेश जी ने काम की, सरकार थी अखिलेश जी की, तो उन्होंने लैपटॉप दिए, बेटियों को कन्या विद्याधन दिया, शहरों को मेट्रो दी, एक्सप्रेस वे बनाए, पार्क बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, नए नए संस्थान बनाए। और इस सरकार ने क्या किया? किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से पूछना कि आप अपनी उपलब्धि बता दो, हवाई उपलब्धियों को छोड़ के, फर्जी बातों को छोड़ के। फर्जी बात क्या है कि हमने सबसे ज्यादा शौचालय बनाए, हमने गैस के कनेक्शन फ्री कर दिए, दे दिए, और हमने जो बिजली दे दी, और हम 5 किलो गेहूं भी दे रहे हैं। 5 किलो गेहूं की कीमत कितनी है? 100 रुपया। हमारी जेब से 10,000 रुपए निकाल के आप 100 रुपए का गेहूं दान करके हम पे ताली पिटवाना चाह रहे हो। सिलेंडर पे आप कितने रुपए हमारी जेब से निकाल रहे हो? बिजली के बिल आपने कितने बढ़ा दिए? पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ा दिए? हर चीज के तो आपने रेट बढ़ा दिए। दाल, तेल, कितनी महंगाई हो गई। तो हमारी जेब का पैसा निकाल के हमें 100 रुपए दान कर रहे हो, ये कोई उपलब्धि नहीं है। अगर लोगों को आज 5-5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है तो ये आपकी सरकार की विफलता है, ये सफलता नहीं है। लोगों की आय इतनी बढ़ाओ, उनकी जेब भरी रहनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, अच्छे अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज करा सकें और खुद बढ़िया से बढ़िया भोजन खरीद के खुद खा सकें। तो ये एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरे प्रत्याशियों में अगर आप देखोगे तो प्रत्याशियों में केवल मैं अकेला प्रत्याशी हूं जो ग्रेटर नोएडा से हूं, जो ग्रेटर नोएडा के एक एक सेक्टर से वाकिफ हूं, एक एक ब्लॉक से वाकिफ हूं, एक एक समस्या से वाकिफ हूं। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर नाम से भी नहीं तो चेहरे से तो मैं सबको जानता हूं और आपसे कभी ना कभी जरूर मिला हूंगा। ग्रेटर नोएडा की हर एक्टिविटी में मैं सम्मिलित रहता हूं, चाहे रामलीला हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई हमारे मुद्दे पर कभी एनपीसीएल पर धरना देना हुआ या कोई थाने तहसील की समस्या हुई, आसानी से आपकी पहुंच में हूं। आप मुझ तक आसानी से पहुंच सकते हैं, मुझे अपने घर बुला सकते हैं। बाकी तो इनमें को अगर जीता, पिछली बार बीजेपी को आपने जिताया था, क्या 5 साल में आपको दर्शन हुए विधायक के? कभी आपके काम आए किसी मामले में? तो इन तमाम बातों को समझ के उस बात को ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठी बातें करके हमें डराते हैं। अरे बीजेपी हार गई तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा और तुम्हारे घरों में घुसेंगे, बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। ऐसे डरा के वोट नहीं लेना चाहिए। क्या हम हिंदू नहीं है? क्या हम हिंदू रीति रिवाज से हमारे पूजा पाठ नहीं होते? क्या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? जब देश में मुगलों की सरकार थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब कांग्रेस की, अंग्रेजों का राज था तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब कांग्रेस की, कम्युनिस्ट पार्टी की, सपा की, बसपा की सरकार रही तब खतरे में नहीं था। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हिंदू खतरे में, और अब तो खुद मोदी जी खतरे में। तो मोदी जी पंजाब गए, वो लोग आए नहीं, उन्होंने सोचा इज्जत बचाने के लिए वहीं से घूम आए गोल चक्कर से, और दिल्ली में आके कह रहे मुझे मार देते, मेरे ऊपर हमला हो गया। अरे अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तुम कैसा शासन चला रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो तुम फिर दावा कैसे करते हो सुरक्षा का? तो मेरा निवेदन है कि इन फर्जी बातों में बताओ। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो लेकर आई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पढ़ो आप 2017 का, उसमें लिखा हुआ है कि और शहरों में मेट्रो चलाएंगे और जहां तक मेट्रो आई है उसका एक्सटेंशन करेंगे। घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। 1 इंच बढ़ाई तो नहीं आ गए। अगर दोबारा सरकार बन जाती समाजवादी पार्टी की तो इस मेट्रो को बॉटेनिकल गार्डन से जोड़ा जाना था सीधे। ये आज जो खाली घूम रही है इसमें सवारी नहीं दिखाई पड़ती, वो इसलिए दिखाई नहीं पड़ती कि इसका रूट सही नहीं है। यहां तक ले आए थे
तो आप कितना ही कर देते, 3-4 पिलर और लगा के इसे बॉटनिकल गार्डन से जोड़ देते, 5 साल में जोड़ तो नहीं पाए। तो जिम्स जैसा मेडिकल कॉलेज, अखिलेश यादव ने 2 मेडिकल कॉलेज दिए हमारे जिले को, कासना का जिम्स और नोएडा में चाइल्ड स्पेशल पीजी कॉलेज। वहां जो एक खेल स्टेडियम दिया, एलिवेटेड रोड नोएडा की अखिलेश यादव की रहे ना, जिससे वहां की जाम की समस्या खत्म हो गई। तो ये तमाम काम अखिलेश यादव कर रहे थे, लेकिन ये जुमलेबाजी करते हैं। मैं आपसे जो हमारी यहाँ की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। सुरक्षा गार्ड होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, आरडब्ल्यूए को संवैधानिक मान्यता होनी चाहिए, आरडब्ल्यूए के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो प्रस्ताव कोई सेक्टर के बारे में करे तो उसमें काम हो। सफाई व्यवस्था चौपट पड़ी है। इस सरकार में तो पेड़ों की छटाई तक नहीं हुई। जो पेड़ों की छटाई होती थी, नालियों की सफाई होती थी, कोई आरएसएस का आदमी है बाहर का, उसे पूरे ग्रेटर नोएडा का ठेका एक आदमी को दे दिया। पहले सेक्टर वाइज ठेके छुटते थे, और अगर आरडब्ल्यूए का 10 में शिकायत कर दी कि हमारे यहाँ गंदगी हुई पड़ी है, तो तुरंत एक्शन होता था, तुरंत ठेकेदार दौड़ के आता था, उसे पता था तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब वो डरता ही नहीं किसी से, क्योंकि वो उनकी सरकार है। आपने देखा नहीं, नालियां साफ नहीं हुई इस बार। तो एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है, पानी के बिलों पे चक्रवर्ती ब्याज लेता है ग्रेटर नोएडा, जो कि एक सामंती व्यवस्था है। जैसे पहले साहूकार लेते थे, नहीं महाजन लेते थे, जिसके 10,000 रुपए बकाया रह गए और उसके 1-2 साल हो गए अगर, तो लाख पे पहुंच जाता है। और बहुत लोगों के 40-40 मीटर के मकानों में भी लाख के बिल है जो बकाया है। बड़े मकानों में तो है ही। वो चक्रवर्ती ब्याज का क्या मतलब है आज के युग में? तो मैं आपसे वादा करता हूँ, पहली बात तो बिजली के जिसने पानी के बिल बकाया इनको माफ कराएंगे, और चक्रवर्ती ब्याज का सिस्टम खत्म कराएंगे। ये खत्म कराएंगे, आरडब्ल्यू की मान्यता कराएंगे, सुरक्षा बढ़वाएंगे, पार्कों का अच्छा रखरखाव करवाएंगे, बच्चों के लिए खेल के मैदान बनवाएंगे। ग्रेटर नोएडा में कोई सरकारी स्कूल नहीं, कोई सरकारी अस्पताल नहीं। भाई आपको सेक्टर, जैसे देहात का सिस्टम है कि पीएचसी और सीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और 10-12 गांव के बीच में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यह तो आपने एक भी नहीं दिया। क्या है, सब लोग अडानी अंबानी रहते हैं, गरीब लोग भी तो रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ लें, उनमें उनका इलाज हो जाए। तो यहाँ प्राइवेट, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल स्कूल की व्यवस्था कराएंगे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो लूट है उस पर रोक लगवाएंगे। और जो फीस के नाम पे बहुत ज्यादा यहाँ लूट होती है, मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लास चली, 2 साल तो ऑनलाइन क्लास चलते हो गए, टीचर्स का भुगतान तो किया नहीं है, छात्रों से पूरी फीस ले रहे हैं। अगर कोई अच्छा प्रतिनिधि आपके बीच में होता है तो बैठ के प्रशासन को डंडा करता और कहता इन सब फीस माफ कराइए, टीचर्स का भुगतान कराइए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन बातों को समझ के उस बहम से निकल जाओ, उस भ्रम से निकल जाओ, उस डर से निकल जाओ। हिंदुत्व के अगर सबसे बड़े शत्रु हैं तो बीजेपी और आरएसएस ही है। हिंदू के नाम पे इतनी बदनामी करते हैं। हिंदू बच्चे, जब हिंदू बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उन्हें जॉब मिलेगी, तब हिंदुत्व बढ़ेगा, या उनके हाथ में त्रिशूल और कांवड़ दे दोगे तब हिंदुत्व बढ़ेगा? ये सोचने की बात है। तो आप समाजवादी पार्टी को समर्थन करें, साइकिल के सामने वाला बटन दबाएं, 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे। ये हमारा अपना सेक्टर है, घर घर से वाकिफ है, व्यक्ति से वाकिफ है। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर लें, उन्हें समझा लें और वोट डलवा दें। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप आवाज दोगे आपके साथ खड़ा मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। 1 मिनट भाटी जी, सवाल उठाकर सेक्टर के लोग आपका स्वागत करेंगे। भाई राजवीर खारी जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, कसाना जी, राजेश जी और खासकर दिनेश जी। कमजोर की सरकार बने, कमजोर का नेता चुना जाए, गरीब का नेता चुना जाए। लेकिन जैसे जैसे हम 65-70 साल लोकतंत्र के पर्व को मनाते गए, उससे धीरे धीरे बाहुबली और धन कुबेर और धन पशुओं ने इस राजनीति पे कब्जा कर लिया। जिसके धोरे 100 करोड़ रुपया वो जिला पंचायत चेयरमैन, जिसके पास 200 करोड़ रुपया वो विधायक, जिसके पास 300 करोड़ रुपया वो सांसद। व्यवस्था धीरे धीरे उस पूंजीपति के पाड़े में चली गई, जो उद्योगपति का और व्यापारी का, उसका जो है संरक्षण करता है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो उससे वंचित रहते हैं। आज आपके बीच एक ऐसा नेता है जो पिछले 20 साल से यहाँ संघर्ष कर रहा है, और सबसे बड़ी खूबसूरत बात है, हमारे ही सेक्टर में रहती है। एच ब्लॉक में उनका अपना मकान है,
अब वो डेल्टा फ्री में चले गए। लेकिन यहाँ कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा जो उनको पहचानता नहीं होगा या उनसे मिला नहीं होगा या उनके व्यवहार से परिचित ना होगा। वो प्रोफेसर भी हैं, वो LLB भी किए हुए हैं, वो सरकारी पत्रकार भी रहे हैं और किसान के लिए, मजदूर के लिए उन्होंने 1999 में यहाँ कलेक्ट्रेट थी तुगलपुर में 2 बाबुओं के मुकाड़े भी किए थे और इस क्षेत्र में ये शपथ ली थी कि न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। चाहे वो रोजगार की बात रही हो, चाहे वो शिक्षा की बात रही हो, चाहे वो जो है यहाँ दुकान आवंटन की बात रही हो, जमीन किसान के मुद्दे रहे हों, लोकल के मुद्दे रहे हों, जो बाहर के हमारे साथी यहाँ आके बस गए हैं उनके मुद्दे रहे हों, बायर्स के मुद्दे रहे हों, फ्लैट होल्डर के मुद्दे रहे हों, उन सभी को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजकुमार भाटी जैसा योद्धा अगर यहाँ से चुन के आया तो आप 5 साल चैन की नींद सो जाना, आपका हर काम एक फोन पे हो जाएगा। आपकी यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की भी समस्या है, जो RWA है हमारी, वो भी प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट हो गई है, बहुत ज़्यादा जाम की समस्या है। सबसे प्रमुखता जो गंदगी का अंबार है यहाँ बहुत ज़्यादा है और क्राइम का ग्राफ जो है तेज़ी से बढ़ा है। तो ऐसे एक योद्धा को हमें चुनना है जो हमारे जैसा ही हो, हमारे जैसा ही दिखता हो, हमारे जैसे खाता पीता हो, हमारे जैसे चलता हो। ये हवा ही ना हो कि जब नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं तो घर पे कुत्ता बांध लेते हैं, जब वो कार्ड देने जाता है तो उसमें फेंक दे पल्ले वाले कमरे में। तो ये स्थिति होती है, नेता से मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नेताजी पूजा कर रहे हैं, पूजा नहीं होती, वो 2 नंबर की सेटिंग होती है अंदर। जो 2 नंबरी लोग हैं उनके लिए एंट्री पीछे से होती है और वो अपनी बातें पूरी करके अपने काम में मनवा के चले जाते हैं। तो आपको एक ऐसा जमीनी नेता यहाँ मिल रहा है, ऐसा संघर्षशील नेता। उनके छोटे भाई हैं रोहतास भाटी, आप सब परिचित हैं, उनके व्यवहार से भी परिचित है, उनसे भी परिचित है और वो भी सेक्टर के बारे में हर वक्त संघर्षशील रहते हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, मैं इस कड़ी में राजेश भाटी जी से निवेदन करूंगा वो मंच पे आ जाए। राजेश भाटी जी, धर्मेंद्र शर्मा जी आप भी मंच पे आ जाएं, मिश्रा जी आप भी मंच पे आ जाएं, अवाना जी आप भी मंच पे आ जाएं। जयपाल अवाना जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, शानदार कार्यकाल उनका रहा है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। भाई नलवीर जी हमारे बीच है, भाई चीकू जी हमारे बीच है। तो साथियों, आने वाली 10 तारीख को हम अपना एक ऐसा चौकीदार, ऐसा वकील नियुक्त करें। आप देखते होगे घर पे कोई चौकीदार भी रखोगे तो 10 के इंटरव्यू लेते हो। अब भाई तू पढ़ा लिखा कितना है, तेरा कदकाठी कैसी है, शारीरिक तौर पे कमजोर तो नहीं है। वकील करोगे तो 10 पैसा ज़्यादा दोगे जाके न्यायालय में, और एक योग्य आदमी चुनोगे भाई यू केस बहुत जीतता हो, कभी हारता नहीं है, ऐसा ही चुनोगे। कोई मरियल ऐसा तो चुनोगे नहीं जो लखनऊ में पीछे जाकर बैठ जाएगा, बस्ता लेकर बस्ता खोलेगा नहीं पूरी 5 साल। हमारे विधायक जी ने पूरे 5 साल लखनऊ की विधानसभा में बस्ता खोल के ये नहीं बताया हमारे किसान लेके बरौला से और हिंडन तक पिट रहे हैं, और लेके हिंडन से पल्ला चिठेड़ा तक पिट रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। 11.5 महीने इस देश का किसान बॉर्डर पे मर गया, 700 किसानों की शहादत हुई, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि ने ये आना उचित नहीं समझा। और एक आपको कमाल की बात बताऊं, जब टीवी की डिबेट में राजकुमार भाटी ने चैलेंज किया कि पंकज सिंह में हिम्मत है तो मेरे साथ डिबेट करे, तो उसने कहा मैं इस आदमी के साथ डिबेट नहीं करूंगा। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उसे यही पता नहीं है थोड़ा कलौनी से सलारपुर को जाना तो अगर रास्ता कहाँ करे। तो ये दुर्भाग्य है। वो आदमी आपके बीच का है, यहाँ के हर घर से वाकिफ है, यहाँ पिछले 12 से 15 साल यहाँ वो रहे हैं परिवार से ही, परिवार भी सारा यहीं बैठा हुआ है, उनके भाई बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसे योग्य आदमी को जो है नेता बनाना चाहिए, अपने बीच के को, पढ़े लिखे को, शिक्षित आदमी को। भाई एक ऐसा आदमी तो हो जो जिलाधिकारी को, SSP को धमकाने की कुवत रखता हो, उससे अपनी बात मनवाने की कुवत रखता हो। यहाँ प्राधिकरण का CEO जो है विधायक से मिलने को तैयार नहीं है। कोविड काल में ऑक्सीजन नहीं मिली, विधायक का SDM ने फोन नहीं उठाया। तो ऐसे मरियल नेता को क्या करेंगे हम? पिछले 10-15 साल 20 साल की जो राजनीति दादरी की धरती की रही है, वहां पे संघर्ष की राजनीति खत्म हो गई, मुद्दों की राजनीति खत्म हो गई। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। भाई हम हिंदू हैं, हम भी धार्मिक हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन रोटी तो चाहिए। जब पेट में आग लगेगी, राजा VP सिंह जी ने कहा था जिस दिन पेट की आग दिमाग को पहुंच गई, उस दिन जितनी ये शहरों में लाइटें जल रही है ना दिल्ली की सड़कों पर, ये सब फोड़ दी जाएंगी। तो पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। हम भी धार्मिक है। हमें अब एक बड़ी विडंबना ये देखिए,
अब जब 22 राज्यों में हिंदू उनकी सरकार, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गवर्नर हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हिंदू, फिर हिंदू खतरे में। तो भाई आसू तो तुम अलग ही हो जाओ या देश से, हिंदू तो सुरक्षित हो जाएगा। जब सब कुछ हमारे हाथ में होते हुए भी, तीनों सेनाएं आपके हाथ में होते हुए भी जब भी हम खतरे में हैं, तो फिर ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो ऐसी स्थिति, धर्म जो है, लोहिया जी ने कहा था, लोहिया जी बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने संसद में कहा था कि धर्म का नशा अफीम से भी बुरा है, ये व्यक्ति को कातिल बना देता है। तो हमें धर्म हमारा निजी मामला है, हम धार्मिक है, हम हिंदू हैं, गर्व से कह रहे हैं। लेकिन भैया वोट वाकू देंगे जो संघर्ष करेगा, पढ़ाई के काम करेगा, लिखाई के काम करेगा, रोजगार दिलाएगा, बायर्स की समस्या उठाएगा, ऐसे लोगों के काम करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कि आने वाली 10 तारीख को बहुत ही विचार करके, बहुत ही सोच करके, ये कई करोड़ का एक वोट है आपका, कई करोड़ का, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। लेकिन ये बेमतलब की बातों में बरगा के अगर हमारे वोट को चुरा ले जाते, डकैती डाल लेते। बताइए, विधायक हमारे सेक्टर में एक बार भी आया? कहीं दिखाई दिया? कोई हमारा मुद्दा उसने उठाया? कभी हमारे बारे में लखनऊ में विधानसभा में कोई बात कही? भाई जितेंद्र मावी जी RWA के अध्यक्ष हमारे बीच है, आप मंच पर आ जाए, बड़े भाई हैं हमारे, रिश्तेदार भी हैं, बहनें हुई है, भाई इनका सम्मान करना पड़ा है। ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सुनो, परंतु इनको वोट क्या ये पता है? आ जाओ। सबसे निचला वोट है हमारा, बोला भाई कराता है भाई विक्रम ठेकेदार जी, बटन दबा के सफल बनाए, क्योंकि राजकुमार भाटी जी एक ऐसे नेता हैं जिनको पूरा सेक्टर भी जानता है। इस सेक्टर में जहाँ बैठे हैं हम, और बहुत जो है सेवा भाव है उनके अंदर। एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, ठीक है, उस समय हादसे में उनकी लोगों को रात को 12 बजे जरूरत पड़ी, रात को 12 बजे पुलिस को फोन करके, जबकि विधायक जी का फोन पुलिस ने नहीं उठाया था, जो वर्तमान में विधायक, ठीक है, और तुरंत पुलिस आई वहाँ पे और कार्रवाई शुरू की, लोगों को अरेस्ट किया गया उस समय, ठीक है। तो मैं तो ये लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने सेक्टर वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी संख्या में है सब 2-2 आदमी भी जोड़ेंगे तो भी 500 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। हर एक आदमी जोड़े और अपने राजकुमार भाटी जी को विजयी बनाए। धन्यवाद। हमारे जो राजकुमार भाटी हैं, आज से नहीं, जब ग्रेटर नोएडा की नींव नहीं रखी, जब से हम उनके साथ हैं, और जब से देख रहे हैं बारी बारी, जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो पहले तो फ़ोन की व्यवस्था भी बहुत कम थी, हाथ से घुमाने वाला डायल था, और समय से पहले हम पीछे रह जाए, वो आगे पहुँचे। और यहाँ तक पुरानी कलेक्ट्रेट की बात है, हम साथ थे, ये कोई लगभग 10-12 साल की बात है, तो थोड़ी बात नहीं है। अधिकारी इनको कमरे से निकाल देना, ताला लगा देना, मुंह काला कर देना, किसके ऊपर? उसका कोई पर्सनल काम नहीं था, ये हम लोगों का ही काम था, हमारे साथियों का ही काम था, और ये एक मिसाल नहीं है। इसलिए लगभग 30-35 साल का अनुभव तो मैं बता रहा हूँ अपना। कोई भी नकारात्मक नेगेटिव मैंने नहीं सुना उनका आज तक भी, किसी आदमी ने मुझसे कहा हो। और आज की स्थिति ये है, हम देहात में घूम रहे हैं, देहात में इतनी अच्छी स्थिति है कि हमारे जो 2 कैंडिडेट और बराबर में हैं, उनका हम जोड़ भी करें तो भी बराबर नहीं आता इनके, और सेक्टरों में भी देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाएं। आने वाले 10 तारीख को, जिसमें हम यहाँ आ रहे हैं, भाई तुम चलियो, मैं चलियो, ये गेरिया है, लड़का गेरिया है, मैं रहेगी, मिसिज रहेगी, पापा रहे। आदरणीय बच्चन जी, उपस्थित सेक्टर वासियों, मैं राजकुमार भाटी जी को आज से नहीं, करीब 25 वर्षों से जानता हूँ, 25-30 वर्ष के आसपास मुझे हो गए। एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिनकी तुलना इस क्षेत्र में की ही नहीं जा सकती। उन दिनों की बात है जब यहाँ के लोग बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित थे और बहुत परेशान होते थे, तो भाटी जी ने मिलकर के देहात मोर्चा का गठन किया और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे
उन्हें परेशानियों से मुक्त करने का भरसक प्रयास किया। गांव के लोग बेरोजगार होते थे, गांव के लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं थी, जबरदस्ती उन्हें कोई थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ आपस में जेलों में ठूस दिया जाता था। जो लोग पैसे देते थे उन्हें छोड़ करके और दूसरे लोगों की पिटाई कर दी जाती थी। तो भाटी जी ने संघर्ष किया, देहात मोर्चा बनाया और इस तरह की समस्याओं से वो जो थे उन्होंने पुलिस के सामने डट करके और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा करके ये गांव के लोगों की सहायता की। मुझे याद है उन दिनों की भी, जब ये छात्र जीवन में थे, छात्रों की बहुत सारी परेशानियां थी, तो छात्रों की परेशानियों को दूर करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी कोशिश की। और जब तक यह स्कूल जीवन में रहे तो कोई भी गलत काम छात्रों के साथ हुआ नहीं उस समय हुए भाई राजकुमार भाटी जी, समस्त साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। आप सभी से हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार जी के लिए मदद मांगने आए। आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज कंपनियों के लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग अब से पहले दादरी कस्बा में रहा करते थे। उनसे विशेष तौर पर निवेदन उधर आ जाओ, आ जाइए। राजकुमार भाटी जिंदाबाद, राजकुमार भाटी जिंदाबाद। मोहित गलत खड़े ना, चलते चलो।